हो जाए और वसूली के अलावा अगर कुछ हो तो हो सकता है उसकी हत्या हो जाए। ये कोई पहली हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसी राजधानी में इससे पहले एक दलित बेटी की हत्या की गई, कस्टोडियल डेथ हुई, और अभी हाल में ही एक और मोहित नौजवान की हत्या हो गई। सरकार के पास जवाब क्या है? और इसी लखनऊ के पास इस सरकार ने दंगा करा दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, दूसरों पे आरोप लगाते थे, वो सरकार खुद शामिल हो रही है दंगे में। जिस सरकार को सब कुछ पता था, क्या सरकार का इतना फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या होने जा रहा है? कभी भी प्रोसेशन निकलता है, थाने स्तर पे बैठक होती है, लीडर्स के बीच में बैठक होती है, रूट तय होता है, उसके बाद बहराइच में घटना हो गई। राजधानी में तो हुई कस्टोडियल डेथ, अभी जौनपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बिन समाज के नौजवान की हत्या कर दी पुलिस ने, पीट पीट करके हत्या कर दी। और केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कई जिलों से लगातार सूचनाएं आती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, उन परिवारों की मदद करते हैं। इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूं, क्या सरकार के पास जवाब है कस्टोडियल डेथ के लेकर के? और फिर जो लोग ये कहते हो कि कानून व्यवस्था हमारी बेहतर है, जीरो टॉलरेंस है, मंगेश की हत्या कर दी आपने, और उस हत्या की बैलेंस के लिए आपने क्या किया? एक क्षत्रिय परिवार के नौजवान की भी हत्या कर दी और कहते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। क्या इनकाउंटर में बैलेंस करेंगे आप? हत्या करके कौन सा बैलेंस आप कर रहे हैं? क्या जवाब है सरकार के पास? एनकाउंटर के सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन आज सुबह जब मुख्यमंत्री जी इस मंच पर आए थे, उनकी ओर से कहा गया कि हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त कर दिया है, और इसी से आप लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लखनऊ के जितने भी अखबार हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, सबने कवर की स्टोरी कि किस तरीके से मोहित पांडे को मारा गया। उसके परिवार का यह भी आरोप है कि जब मोहित पानी मांग रहा था तो पुलिस के लोगों ने उसे पानी नहीं दिया, उसकी जान चली गई। इसका कोई जवाब उस सरकार के पास तो बताएं। इससे पहले एक और गौतम, उसकी हत्या हुई थाने में, पीट पीट करके जान चली गई। उसमें पुलिस ये कहती है कि क्योंकि वो ताश गड्डी जुआ चल रहा था। परिवार का आरोप दूसरा है। आप बताइए, त्योहार है, त्योहार पे क्या लोग प्ले कार्ड्स नहीं खेलते? क्या उसको जुआ मान लिया जाएगा? और फिर जो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं जो कहते दंगा नहीं हो रहा, फिर उनको पुलिस पे क्यों कार्रवाई करनी पड़ी? बहराइच के दंगे में जो पुलिस पे कार्रवाई हुई वो किसकी नाकामी है? उन्हीं का विधायक लिख करके दे रहा है बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग बीजेपी के से बेहतर कोई नहीं जानता। बीजेपी बचाने वाली दल नहीं है, बीजेपी फंसाने वाला दल है। बहराइच को वो दंगा मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं क्या किससे स्वीकार करूं? और आपको भी सावधान रहना चाहिए। ये गंगा मां से झूठ बोलते हैं। आपका एक चैनल गंगा भी है, उसका भी एबीपी गंगा नाम है, तो सोचिए क्या बोल के चले जाएंगे आपके सामने, जो मां गंगा से झूठ बोलते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपका भी एक चैनल है एबीपी गंगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूं, जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी और एनकाउंटर को लेकर भी बहुत सारे सवाल, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जो सरकार के समर्थन में इसको लेकर खड़ा हो जाता है, और उसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं। जगह जगह बुलडोजर, हमने यहां तक देखा है कई जगह शादियों में दूल्हा भी बुलडोजर पर जा रहा है। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बना है। अन्याय का प्रतीक से खुशी नहीं मिल सकती किसी को, और जो लोग अन्याय के प्रतीक से खुश हो रहे हैं उनसे ज्यादा समाज में नेगेटिव व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और जिनका भाव ही विनाशकारी हो, बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में विनाशकारी रेखा है। आप बुलडोजर से कोई बिल्डिंग बनाते, पुल बनाते, कोई काम करते, कंस्ट्रक्शन का काम होता, आप घर गिरा रहे हो, लाखों घर गिरा दिया आपने। उन्होंने कहा सिर्फ अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। अगर अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण पे जो दोषी अधिकारी थे उनके कितने घरों पे आपने बुलडोजर चलाया है, जिनकी वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बैठ करके कह रहा हूं, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
वो हेरिटेज बिल्डिंग है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या इनका बुलडोजर वहां भी जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए? और नहीं मानते आप, किसी अपने चैनल के जो आपका स्टिंगर कोई व्यक्ति हो चैनल का कैमरा लेकर के जाके देख सकता है। क्या उसको लीगल इलीगल क्या मानेंगे आप? आप तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दे। एलडीए ने पास किया कि नगर निगम ने पास किया है? मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, सरकार के लोग नक्शा दिखा दें उसका। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइंस दी थी उसमें इस बात को अलग रखा था कि अगर कहीं अवैध निर्माण है तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं, और उसी के नाम पर अगर वो अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो जनता के उस वर्ग को कैसे आप लोग बताएंगे कि सरकार जो कर रही है ये विभाजनकारी है? क्योंकि इसी के आधार पर वो वोट भी हासिल कर रही है। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो बात आप कह रहे हैं। एलडीए में या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनमें सब में सूची बनी हुई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहां कहां हुआ है। उन सूची के तहत आप क्यों नहीं गिरा रहे किसी का? एलडी में होगी सूची, या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनमें सूची है। और मैंने तो आपसे कहा गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास है? और फिर जिसने इलीगल कराया है क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करके गए हैं। उनकी ओर से एक तरफ कानून प्रशासन को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने को लेकर भी उन्होंने यहां से हुंकार भरी है। एक बात मैं कह दूं आपसे, जिस प्रदेश के पास अपना परमानेंट डीजीपी ना हो, कार्यकारी डीजीपी हो, कई बैचों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो सेवा देना चाहते हैं, निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, उनके चेहरों के भाव पढ़ लीजिए आप आईपीएस लोगों के। कितने आईपीएस लोग रह गए जो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे? इसका जवाब किसके पास है? और फिर जहां तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, आप सरकार ने बोल दिया, आपने स्वीकार कर लिया। क्या ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि 64,000 एकड़ जमीन उन्होंने क्लियर कराई है माफियाओं से, अवैध कब्जे थे जी। 64,000 एकड़, इसका डेटा कहां है? अगर आप कहते हैं पोर्टल से सुविधाएं मिल रही हैं तो आप बताएंगे ना 64,000 एकड़ जो जमीन आपने खाली कराई जिसमें इंडस्ट्री लग रही है, उसका डेटा कहां है? और फिर आज का ये अखबार उठा करके देख लीजिए आप, इनको अपनी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने के लिए, जो अभी पहुंचनी नहीं है, वो जमीन केवल हवा में है, उसके लिए जो समाजवादी सरकार में जिस काम के लिए वो जमीन चिन्हित थी उस जमीन पर योजना लेकर के जा रहे हैं। प्रयागराज में और आगरा में अगर इनके पास 64,000 एकड़ जमीन एकड़ खाली थी तो वहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? और जिस इंडस्ट्री लगाने की बात की है, कितनी इंडस्ट्री वहां पर लग गई है? मुख्यमंत्री ने इसी मंच से इस बात का दावा किया है कि पहले दंगों से भरा हुआ प्रदेश होता था और जब से हमारी सरकार बनी है यहां पर बहुत ज्यादा निवेश आए हैं। बोलने में सरकार कुछ भी बोल सकती है, मैं भी कुछ भी दावा कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है एबीपी न्यूज चैनल उस बात की निष्पक्ष जांच कर करके क्या क्या जमीन पर उतरा है उस पर जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है। और इसके पहले की निवेश आया होता तो कहीं ना कहीं कारखाना लगता हुआ नजर आना चाहिए था। मैंने आपसे कहा ना कि जो मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। दावा सरकार ने क्या किया कि गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ के मेले तक तैयार हो जाएगा, उसका कैरिज वे तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे कितना काम हो गया है सरकार बताए? कितना बन गया है? और फिर जो निवेश की बात कर रहे हैं, अगर निवेश आया होता तो $1 ट्रिलियन का जो सपना दिखा रहे हैं, ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि अंग्रेजी की बात आम आदमी न समझ पाए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तब होगी जब हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम किया है?
ठीक है, सरकार के नुमाइंदे जैसे जैसे आगे हमारे साथ सेशन में जुड़ेंगे उनसे मैं इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में हम जाएं उसके पहले अयोध्या को लेकर बड़े उत्साहित हैं अखिलेश यादव जी। अवधेश प्रसाद जी को बिल्कुल आपने पोस्टर बॉय बना दिया है, जहां रहेंगे साथ लेकर, जहां जाएंगे साथ लेकर, संसद भवन में भी बगल में बिठाएंगे। तो अयोध्या ने और ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं लोकसभा में, उसने एक अलग तरह की ऊर्जा आप लोगों के भीतर भर दी है। लग रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में भी उसका असर दिखेगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को उन्होंने सबसे ज्यादा सीट जिताने का काम किया। अयोध्या की जीत बड़ी है, अयोध्या के साथ साथ कई और लोकसभाओं की भी जीत बड़ी है। बीजेपी को इस बार की चिंता करनी चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री ज्यादा वोटों से जीतते थे, कम वोटों से क्यों जीते। हार तो जीत में भी है, मतलब जीते भी हैं लेकिन हारे भी हैं वोट से। और अयोध्या का जहां तक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद विकास रुक गया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई हैं, उससे कई गुना बेहतर काम अयोध्या में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादियों का सम्मान अयोध्या की जनता ने बहुत बढ़ाने का काम किया है। अब बीजेपी के नेता यहीं से पूछ रहे थे आपसे खास तौर से कि अयोध्या में जाकर राम मंदिर में आपने दर्शन नहीं किए हैं अब तक। इतना अयोध्या का हर जगह गुणगान कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं किए प्रभु राम। भगवान राम सब जगह हैं, भगवान सब जगह हैं। और जो बात मैंने पहले कही वही मैं फिर कहता हूं कि हम भगवान जब बुलाएंगे तो अपने आप भाग करके दौड़ कर ही चले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूं हरियाणा। देखिए वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति रही, पहले लगता था, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी बताया था कि वो किस तरह से क्लीन स्वीप कर रही है और बाद में उसको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की इस हार के पीछे बड़ी वजह क्या देखते हैं अखिलेश यादव? आपने जो मंत्र उत्तर प्रदेश में लागू किया था 2024 में, क्या वो मंत्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरियाणा के लिए नहीं दिया गया? मैं कोई समीक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगी लोगों ने हारने के बाद अपनी समीक्षा जरूर की होगी। कुछ तो समझ में आया होगा, इंडिया गठबंधन के आप हिस्सा हैं, सलाह तो दी होगी। मैंने तो जो समर्थन देना था मैंने समर्थन दिया था। जब चुनाव में नहीं लड़ा और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं लड़ी तो मैंने समर्थन इंडिया गठबंधन को वहां दिया था। महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। यहां पर आपको लगातार कांग्रेस पार्टी से चिरौरी करनी पड़ी, जो खासतौर से पूर्वांचल में जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि दे दो भैया, 5 दे दो नहीं तो 25 पे लड़ेंगे। अभी की स्थिति क्या है आपके लिए? समाजवादी पार्टी कभी इस तरह का तर्क नहीं रखती। समाजवादी पार्टी ने हर बार यही कहा है कि सवाल सीट का नहीं जीत का है। और आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो परसेंटेज में सबसे अच्छी जीत समाजवादियों की ही दिखाई देगी आपको। ये प्रतिशत जोड़कर समाजवादी पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं हर जगह का प्रतिशत समाजवादी पार्टी के हिस्से में जुड़ता जाए। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो जिम्मेदार नेता हैं, जहां पर संगठन के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, वहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। अभी की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में आपकी? समाजवादी पार्टी फिलहाल 5 सीटों पर तो पर्चे भर चुकी है। आज आखिरी दिन है, इतने ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जो 3 सीटों पर उन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपके तो कई दलों ने वहां पर फ्रेंडली फाइट के लिए तय कर लिया कि फ्रेंडली फाइट है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन ही जीतना है, वहां दूसरा दल नहीं जीत सकता। ऐसा करके बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे आप लोग? हमारी आपस में वोट बटेंगे, जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसी कहीं कोई जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंच रहा हो। भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में ही हम लोग काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया कि महा मतदान और महा सावधान रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनाव में हेराफेरी कोई दल नहीं करता है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र के लोगों को भी। अब ये क्या बात हुई, अगर आप यहां पर 37 सीटें जीत जाएं लोकसभा की, कमाल का प्रदर्शन कर जाएं, फिर यहां पर हेराफेरी नहीं है और बीजेपी कहीं अगर जीतने लगे, फिर अखिलेश यादव जी को दिखाई देता है कि बीजेपी हेराफेरी से जीती है। मैं तो चाहूंगा कौन भरोसा करेगा? मैं तो चाहूंगा कि आपको और जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहिए था। फरक्काबाद में चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां हरा दिया गया।
अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां चुनाव हरा दिया गया। फूलपुर में जहां चुनाव पार्टी जीत गई थी, वहां पर चुनाव हरा दिया गया। ये जनता कह रही है और हम सब लोग कह रहे हैं। और नहीं, अगर आप यकीन मानते हैं हमारी बात का, फर्रुखाबाद के डीएम साहब से पूछिएगा, फर्रुखाबाद के डीएम साहब ने कहा है कहां से फोन आया था जिसकी वजह से आपने परिणाम बदल दिया। अब तो डीएम साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लग रहा है। नहीं, मुश्किल नहीं बढ़ने वाले। ऐसे अधिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोकतंत्र में इस तरह की बेईमानी करते हो। उन्होंने फोन करके क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि दबाव बनाया गया है कि उस सीट को बीजेपी के पक्ष में जिता दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप इस मंच से कह रहे हैं। मैं मंच से कह रहा हूं और जिस मंच पे रहूंगा उस मंच पे कहूंगा मैं। आपने रात भर लाठी चार्ज करवाया, बिजली कटवाई आपने, आप लाठी चलाते रहे पूरी रात। जो चुनाव जीता हुआ था उस चुनाव को आपने हरवाया। और भी बातें हैं जो जिलाधिकारी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारा प्रत्याशी भी जानता है। समय आने पर उन बातों को भी कहा जाएगा। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश ने आपको 37 सीटें भी तो दी। कांग्रेस की सीटें अगर हम छोड़ दें, मैं आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले हैं। अगर बीजेपी ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 50 के लगभग सीटें पहुंच गए होते, उससे ऊपर ही होती सीटें। अभी भी आप अगर इस तरह से, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस का कोई जीते, ईवीएम बहुत अच्छा है, पारदर्शिता पूरी तरीके से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीते तो फिर अधिकारियों के जरिए बीजेपी वहां पर मैनेजमेंट करा रही है, ईवीएम खराब है, इस तरह के तर्क काम करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी, हम लोग कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जोड़ने की पॉलिटिक्स है। और इसीलिए जो पीडीए की रणनीति, पीडीए में लोगों को जोड़ा, उसका परिणाम हुआ जीते हैं हम लोग। और जहां बात ईवीएम की कह रहे हैं आप, मैंने लोकसभा में भी कहा कि अगर 80 में 80 सीटें भी हम लोग जीत जाएंगे तब भी मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। और उस पर बहस लंबी है, सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया में, दूसरे मुल्कों में है। और दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनका भी तर्क कुछ और है ईवीएम को लेकर के। उस बहस को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, केवल मैं ये कहना चाहता हूं, जब जर्मनी जैसा देश जो हमसे न जाने कितना आगे है हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, ग्रोथ में, इकोनॉमी में, पैरामीटर्स में, हर पैरामीटर में हमसे आगे है, वो देश तक कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी इलेक्शन में तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो हम उस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जर्मनी छोटा सा देश है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। यहां पर अगर पुराने तौर तरीकों से वोटिंग शुरू हो गई तो आप समझ रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति बनेगी। और हमने बूथ कैप्चरिंग भी देखा है, किस तरह से ठप्पे लगाए जाते थे, वो भी दौर देखा है, इसी देश ने देखा है। मैं इस तर्क में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव कोई नहीं हो सकता। प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव नहीं हो सकता कोई। क्या प्रधान का चुनाव बैलेट पे नहीं होता है? एक भी वोट मिस नहीं होता है, कहीं झगड़ा नहीं होता। तो प्रधान के चुनाव जब आप करा सकते हैं, वही मशीनरी करा सकती है। आपको क्यों चाहिए इतनी मशीनरी? और फिर आपका यह कहना कि जर्मनी छोटा देश है, ये जनसंख्या के लिहाज से, अखिलेश जी, जनसंख्या के लिहाज से हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। किसी देश में अगर इतनी लंबी बहस चली हो, उसके सुप्रीम कोर्ट ने, जो उस कोर्ट का नाम कुछ और बोलते हैं, जो उनका प्रीमियर कोर्ट है, उसने ये कहा कि ईवीएम अगर इस्तेमाल होती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो उसके पीछे कुछ तो तथ्य होंगे। आपको जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ईवीएम को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है उस पर आपको भरोसा नहीं है? मुझे जापान पे भी भरोसा है जिसने ईवीएम बनाई है। मुझे अमेरिका पे भी भरोसा है, वहां चॉइस देती है वोटर्स को कि आप ईवीएम से वोट डालना चाहते हैं कि आप बैलेट से वोट डालना चाहते हैं। आप 1 महीना क्यों नहीं वोट कराते हैं? अमेरिका में 1 महीना वोटिंग होती है, कई दिनों वोटिंग होती है, कई दिनों काउंटिंग होती है। आप पूरे देश का, प्रदेश का भविष्य तय करना चाहते हैं, आप 3 घंटे का रिजल्ट, 3 घंटे या 3 दिन वेट नहीं करना चाहते आप। लेकिन इसी ईवीएम के जरिए यूपीए की सरकार भी बनी है 2-2 बार, और आपकी पार्टी ने भी 2012 में प्रचंड सत्ता आपके नेतृत्व में, जब आपने खूब साइकिल चलाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, 403 में से 225 सीटें जीती थी। उसी ईवीएम के भरोसे आप लोग भी कई बार जीत कर आए हैं। ईवीएम की बहस को छोड़कर आगे बढ़ते, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, ईवीएम पर उलझाइए मत। बीजेपी की जो नाकामी है उत्तर प्रदेश की, उस पर जरा बहस हो जाए।
बीजेपी की नाकामी आप गिनाइए, इसी वजह से ये मंच आपको सौंपा गया है। लेकिन मैं आ जाती हूं जनगणना को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, 26 तक आंकड़े सामने आ जाएंगे। जातिगत जनगणना पर क्या अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं और सदन में अब आप वहां के मेंबर हैं तो इस मुद्दे को उठाएंगे जाकर कि जातिगत जनगणना कराई जाए इसी के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है कि जहां जाति जनगणना करा सकें, और ये देश के लिए सबसे बड़ा काम होगा। मैं नहीं मानता कि वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा काम है, लेकिन अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सामाजिक न्याय का रास्ता खुल जाएगा। ये बड़ा काम देश के लिए होगा। क्या बदल जाएगा अगर जातिगत जनगणना हो जाती है? क्या बदल जाएगा देश में? सामाजिक न्याय मिल जाएगा। सामाजिक न्याय देने का काम फिर पंडित नेहरू ने क्यों नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने उन्होंने एक वक्त पर यह नारा भी दिया था कि आप एक समय का भोजन करें, देश जब अन्य संकट के दौर पे चल रहा था। इंदिरा गांधी जिन्होंने पहली बार भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उन्होंने भी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना करा लो, सामाजिक न्याय मिल जाएगा। और 2011-12 में जब यूपीए की सरकार ने इस तरह के सर्वेक्षण करवाए लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब बीजेपी चूंकि इतनी मजबूत हो गई है, भले ही अभी गठबंधन की सरकार हो, लेकिन 10 सालों के बाद भी आप लोग उसको हटा पाने में कामयाब नहीं रहे। तो आप लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना का मामला उठाकर 2027 या उसके बाद 2029 में इंडिया गठबंधन का भला हो जाएगा? जाति जनगणना कोई नई बहस नहीं है। जब हम अपना संविधान देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के तहत जो हमें अधिकार मिलने हैं, जो हमें आरक्षण मिला है, वो जाति के आधार पर मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे, भाईचारा बचे। इसकी लड़ाई लड़नी है और मैं समझता हूं बिना सामाजिक न्याय के ये संभव नहीं है। और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना, क्योंकि आरक्षण जाति जनगणना से मिला है, जाति से मिला आरक्षण। जब यूपीए सरकार के दौर में जातीय जनगणना हुई थी, आप लोग सरकार के हिस्सेदार थे, वो आंकड़े क्यों छिपा लिए गए? पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया पहले, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज जो पॉजिटिव सोच है, क्योंकि आज की पीढ़ी जागरूक है, समझदार है, वो जानती है, वो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के दौर में चल रही है। सोशल मीडिया का इतना इंटरफेरेंस है और कम्युनिकेट इतना हो रहा है चीजें कि आप कोई बात नहीं छिपा सकते। इसलिए बीजेपी को यह मौका मिला है। विपक्ष की जो बात रही है, खासकर समाजवादी पार्टी की जो बात रही है कि जाति जनगणना हो, इससे देश और मजबूत दिखाई देगा। जब नीतीश कुमार ने इसी तरह की जनगणना सर्वेक्षण करवाया बिहार में, तो सवाल ये पूछे गए तमाम विपक्षी नेताओं से कि जब आपकी अलग अलग राज्यों में सरकार थी, उस समय आप लोगों की ओर से क्यों नहीं करवाया गया? अब जवाब आपको देना होगा। 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आपकी मजबूत सरकार रही यहां पर, आपने क्यों नहीं करवाया उस समय? 2012 से लेकर के 17 तक हमें उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार ने जो भरोसा दिलाया था उस समय की सरकार ने, क्योंकि उस समय सदन में मैं भी था, मुझे याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, सबने उस समय की सरकार को घेरा था और कहा कि ये जाति जनगणना कराई जाए। उस समय आश्वासन हुआ, जाति जनगणना के डेटा कलेक्ट हुआ, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि इस सेंसस में जाति जनगणना भी होगी और डेटा उसका शेयर भी होगा। लेकिन जिस समाजवाद के आप लोग पुरोधा हैं, तमाम अलग अलग नेताओं के आपने नाम लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, हमेशा इन लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया। इस देश में जातिगत जनगणना तब हुई थी जब अंग्रेजों का शासन था, 1931 में। 1941 में होती है जनगणना, लेकिन उसके डेटा रिलीज नहीं किए जाते हैं, और तब से लेकर आज तक 2011-12 छोड़ने तो कभी नहीं हुआ। फिर अचानक से जातिगत जनगणना, ऐसा लग